स्वागत है आपका। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 024873 का सॉल्यूशन करेंगे इंग्लिश वाले पेपर का। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस, Srujan felt sad, but his colleagues' words created insult to injury। इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से है अंडरलाइन पार्ट, created insult to injury। This is the अंडरलाइन पार्ट। तो आपको चेक करना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये जो है ठीक है कि इसमें कोई चेंज हो सकता है। तो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ईडियम है। ईडियम क्या है? एड इंसल्ट टू इंजरी। ईडियम क्या है? एड इंसल्ट टू इंजरी। इस ईडियम का मुहावरा होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब किसी परिस्थिति को बद से बदतर करना। इसके लिए एक और ईडियम अक्सर हम लोग यूज करते हैं और वो है एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। वही ईडियम है ये भी एक तरीके का, एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पे नमक छिड़कना। तो आपको ऑलरेडी इंजरी है, चोट है, उससे उसके ऊपर आपको और क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। तो एक तो चोट लगी हुई है, ऊपर से अपमान और कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो मतलब पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। तो क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी नहीं होगा, चूंकि पास्ट है तो एड जो वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगा? एडेड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडेड इंसल्ट टू इंजरी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में क्या करना है? चेंज करना है। तो कर देते हैं, बहुत आसान है। दी चाइल्ड ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिसाइट जो है वो मेन वर्ब है, और दी पोएम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सा टेंस है? तो बोलो फ्यूचर सिंपल टेंस है। कैसे पता चलेगा फ्यूचर सिंपल टेंस है? अरे भाई पढ़ रखा है, विल शैल के साथ जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वही तो होता है फ्यूचर सिंपल। तो ये फ्यूचर सिंपल है। अब हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होता है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर यहाँ पर मेन वर्ब, फिर यहाँ पर बाई, और यहाँ पर उसके बाद में कौन आ जाता है? सब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ये बेसिक स्केलेटन हम लोग यूज करते हैं। एक्टिव में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में जाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब आ जाती है, और बाई के साथ सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसिव में मेन वर्ब हमेशा कौन सी यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर सिंपल का है। तो फ्यूचर सिंपल में जब हम लोग पैसिव में जाते हैं तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, इनके साथ बी, और फिर आपकी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आप लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो द पोएम है ये इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द पोएम है, ठीक है। फिर यही हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि भाई द पोएम थर्ड पर्सन है, आई और वी होते तो शैल ले लेते, तो विल ही आ जाएगा। तो विल कहाँ है? यहाँ है। फिर बी, और बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है? इस वाले ऑप्शन में है। तो बिना किसी टेंशन के ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। हमें वो पार्ट पकड़ना है जिसमें कोई गलती है। तो चेक करते हैं। कह रहा है यू नीड टू एक्नॉलेज द इटिनरी एंड एकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एज पर द गिवन कैलेंडर। कि तुम्हें जो है एक्नॉलेज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें समझने की जरूरत है इटिनरी और अकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा की, कि भाई तुम कहाँ पे रुकोगे,
यहाँ पे थोड़ा सा इसका मीनिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ठीक है। प्लेस टू स्टे, अकोमोडेशन। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें जो है समझने की ज़रूरत है कि भाई तुम कहाँ रुकोगे, कहाँ रहोगे, और तुम्हारी जो जर्नी है उसकी प्लानिंग क्या है। तो इसमें बोल रहा है कैलेंडर गलत है, एक्नॉलेज गलत है, अकोमोडेशन गलत है, या इटिनरी गलत है। कौन सा गलत है? तो देखो कैलेंडर की तो स्पेलिंग ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्नॉलेज की स्पेलिंग भी ठीक है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। अकोमोडेशन की भी ठीक है, CCM, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ये इटिनरी की स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? ITINERARY। इटिनरी, इटिनरी का मतलब क्या होता है? ए प्लान ऑफ जर्नी in which route and destination is explained fully। इटिनरी का मतलब क्या होता है? इटिनरी बेसिकली एक आपका, भाई कहीं पे आप जा रहे हो घूमने फिरने, तो कौन सा आपका डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, और उसका रास्ता कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि हम लोग दुबई जाएंगे घूमने, तो कैसे जाओगे, कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट लोगे, कहाँ रुकोगे, ठीक है, और आपका जो डेस्टिनेशन है वो तो दुबई हो ही गया, बट दुबई पहुंचोगे कैसे, उसकी इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन, इसकी पूरी डिटेलिंग जो होती है उस चीज को बोला जाता है इटिनरी। अ प्लान ऑफ जर्नी इन विच रूट एंड डेस्टिनेशन इज एक्सप्लेन्ड फुल्ली। तो ऑप्शन जो है डी जो है ये यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। ये करेक्ट स्पेलिंग है और आपकी जो स्पेलिंग आपने दी है वो गलत है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आपको कह रहा है कि मीनिंग बताइए किसका? अंडरलाइन पार्ट का। द यंग वुमन मेड एन इंप्रेसिव एक्सटेम्पोर स्पीच ऑन ह्यूमन राइट्स। एक्सटेम्पोर क्या होता है? देखो ये होता है एक स्पीच, भाषण, जिसकी आपने कोई तैयारी नहीं करी है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, इंस्टेंटली आपने जो है कोई स्पीच दे दी। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, इम्प्रॉम्प्टू। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इम्प्रॉम्प्टू। कि भाई आपने एकदम, आपसे कहा कि भाई ये लो पर्ची, पर्ची में आपने देखा क्या लिखा हुआ है, टेररिज्म, आतंकवाद, गए स्टेज पे और आतंकवाद पे भाषण दे दिया, तो दैट इज नोन एज एक्सटेम्पोर। विदाउट एनी प्रिपरेशन द स्पीच दैट यू हैव मेड इज नोन एज एक्सटेम्पोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग स्पोकन इन ए हाईली पॉम्पस वे, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और रिहर्सल। बिल्कुल यही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। प्रायर का मतलब पहले, तो पहले बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रिहर्सल के आपने जो है कोई भाषण दे दिया, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, दैट इज नोन एज एक्सटेम्पोर। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 यहां पे आपको बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर, रीअरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। 4 आपको दिए हुए हैं सेंटेंस के टुकड़े, उनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है फेल बिफोर मी। फेल क्या है? मेन वर्ब है। तो वर्ब से कभी सेंटेंस शुरू होता है क्या? नहीं। सेंटेंस का बेसिक स्केलेटन क्या होता है? ये ट्रिक आपको हजारों बार क्लास में बता चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर वर्ब की तरफ जाइए, फिर ऑब्जेक्ट की तरफ जाइए। वर्ब से तो सेंटेंस शुरू होने से रहा, तो ये यहाँ से शुरू नहीं होगा। दी कैरकस, ठीक है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बी से शुरू हो सकता है, ठीक है। व्हेन, सडनली, व्हेन जो है वो एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है सेंटेंस की शुरू होने की, तो सी से नहीं होगा। माई हार्ट पजेसिव एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो है वो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो सी और ए से तो शुरू नहीं हो सकता, तो सी से शुरू नहीं हो सकता, ए से भी शुरू नहीं हो सकता, तो अब कौन से बचे?
एक तो बी और एक डी, दो पॉसिबिलिटी है, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। बी कह रहा है द कैरकस ऑफ एन एनिमल, और फिर आगे जो है ए फेल बिफोर मी व्हेन सडनली माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। अगर आप यहां से शुरू करेंगे ना बी से कि भाई मेरे कैरकस क्या होता है, सबसे पहले ये भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। कैरकस होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर का जो मृत शरीर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरकस बोलते हैं। अगर आप किसी ह्यूमन की डेड बॉडी की बात करें तो उसको कॉप्स बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, आपके काम आ जाएगा। ह्यूमन डेड बॉडी इज नोन एज कॉप्स, ओके। तो वापस आते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा कि भाई मेरे जो है सामने जानवर की एक डेड बॉडी गिरी, तब अचानक जो है मेरा हार्ट रुक गया। यहां से शुरुआत होगी माई हार्ट से, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, कि मेरी दिल की धड़कन, स्किप अ बीट ये फ्रेज है कि मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कब रुक गई, यहां से फिर ये आ जाएगा व्हेन सडनली, जब अचानक, द कैरकस ऑफ एन एनिमल, एक जानवर की डेड बॉडी जो है फेल बिफोर मी, मेरे सामने जो है गिरी। तो हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, कि मेरी दिल की धड़कन रुक गई, व्हेन सडनली, जब अचानक, द कैरकस ऑफ एन एनिमल, एक जानवर की मृत शरीर, फेल बिफोर मी, मेरे सामने गिरी। तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेन पैराजंबल है, आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में कनेक्ट करना है। तो इसमें देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से अपनी जो ट्रिक है उसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना है। ये देख रहा है सो देन, तो सो जो है ये आपका क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन से पॉसिबिलिटी नहीं है शुरू होने की। दी फेलियर आर्टिकल के साथ नाउन है, यहां से पॉसिबिलिटी है, शुरू हो सकता है। बिकॉज कंजंक्शन ऑफ रीजन, यहां से पॉसिबिलिटी नहीं है सेंटेंस के शुरू होने की। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा, ये सबसे जो है जबरदस्त ओपनिंग सेंटेंस मिला है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी कहानी की, किसी आर्टिकल की शुरुआत करते हैं तो वंस अपॉन ए टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ पीपल, अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अकॉर्डिंग टू द डेटा, ये सारे हमेशा ओपनिंग स्टेटमेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं से शुरू करेंगे, तो डी से शुरुआत होगी, तो डी से शुरुआत होगी तो ए चला गया, तो डी चला गया। और अब जो है वापस चलते हैं, क्वेश्चन ये रहा अपना ये वाला, ठीक है। अपन ने क्या कहा, डी से शुरुआत होगी, ठीक है। तो ए और डी ऑप्शन चलेंगे। डी में देखिए एक तो है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा, कि इंडस्ट्री के डेटा के अनुसार इट टेक्स $2.6 बिलियन एंड ऑन एन एवरेज 14 years टू डेवलप ए न्यू ड्रग। ड्रग का मतलब है यहां पर मेडिसिन से, कि अगर आपको कोई भी मेडिसिन या दवाई जो है बनानी है तो उसके अंदर लगभग 14 साल का समय लगता है, और $2.6 बिलियन इतना जो है पैसा खर्चा हो जाता है। तो डी ओपनिंग स्टेटमेंट तो मिल गया। अब डी के बाद में बी लगाएं कि सी, तो दोनों को पढ़ते हैं। बी बोलता है द फेलियर रेट इन फाइंडिंग ए न्यू ड्रग इज एज हाई एज 95%, कि आपने 14 साल लगाए, $2.6 बिलियन भी लगा दिए, फिर भी वो ड्रग, वो दवाई बनेगी नहीं बनेगी, उसमें फेलियर रेट मतलब नहीं बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 95% है। मतलब कि दवाई बनने की पॉसिबिलिटी केवल कितनी है, 5%। 15 साल जो है 14 साल लगाने के बाद में भी, और इतना पैसा खर्चा करने के बाद में भी। और स्टेटमेंट सी बोल रहा है बिकॉज दीज वंस थ्राइविंग कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस टू एन एंडेंजर्ड ट्राइब, कि क्योंकि जो पहले कभी थ्राइव का मतलब फलना फूलना, कि पहले कभी जो कल्चर फलते फूलते थे, अब जो है वो एक विलुप्त जो है प्रजाति की तरह खत्म होते जा रहे हैं। तो ये तो किसी चीज का कारण बता रहा है। यहां इस वाले सेंटेंस में आपने दवाई बनाने की बात करी कि 14 साल लगते हैं और $2.6 बिलियन पैसा लगता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आने के ज्यादा चांस है कि भाई फिर भी जो असफलता की दर है वो 95% है। तो मेरे ख्याल में डी के बाद में जो है बी आएगा,
और डी के बाद में अगर बी आएगा तो बी चला गया, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। और फिर बी के बाद में ए आएगा, सो देन वाई आरंट सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स क्लैमरिंग टू डिकोड द एंशिएंट विजडम, कि क्यों फिर सिलिकॉन वैली के जो एंटरप्रेन्योर्स है, सिलिकॉन वैली अमेरिका में जगह है जहां पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित कामकाज होते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो किसी व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत करता है। तो जब उनको दवाई के बिजनेस के बारे में यह जानकारी मिली, उसके बाद में भी सिलिकॉन वैली के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्यों इस पुरानी विजडम, पुरानी जो ज्ञान है उसको चीख चीख के क्यों नहीं बता रहे हैं? वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस चीज़ का कारण यहाँ पर है, क्योंकि पहले ये कल्चर डेवलप हुआ था कि आपने समय लगाया, पैसा लगाया और आपको सक्सेस रेट कम है, फिर भी आप एक तय तरीके से जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, वो एक विलुप्त प्रजाति की तरह है। आजकल इतना समय नहीं है लोगों के पास, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इसीलिए आप देखिए कोविड के अंदर 1.5 से 2 साल के अंदर वैक्सीन आ गई और लोगों को लग भी गई। हालांकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कितनी जल्दी उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर दी। तो ये एक पूरा जो है आपका यहाँ हुआ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 82। सिनोनिम आपको बताना है, अर्थात पर्यायवाची एपोप्लेक्सी का। देखो एपोप्लेक्सी के 3 मीनिंग आते हैं दोस्तों। पहला तो ये आता है इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ एन ऑर्गन। शरीर का कोई अंग है, उसके अंदर अंदरूनी तौर पर जो है ब्लीडिंग होने लग गई, उसमें कोई दिक्कत आ गई, जैसे आपके फेफड़े हैं, लंग्स है, लीवर है, उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई और वहाँ से अंदर से जो है उसमें ब्लीडिंग होने लग गई, खून आने लग गया, तो उस चीज़ को हम लोग एपोप्लेक्सी बोल सकते हैं। इसका एक मीनिंग ये भी आ सकता है शॉर्टेज ऑफ ब्लड फ्लो टू ऑर्गन, कि जो आपका ऑर्गन है उस तक खून या ब्लड की जो सप्लाई है उसकी कमी हो गई है, उसको भी एपोप्लेक्सी बोल सकते हैं। मल्टीपल मीनिंग है इसके, तो 2 मीनिंग हमने पढ़े कि भी किसी ऑर्गन के अंदर से ब्लड आने लग गया, वो भी एपोप्लेक्सी बोला जाता है। और किसी ऑर्गन तक ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो गई है ऑर्गन तक, तो उसको भी एपोप्लेक्सी बोला जा सकता है। तीसरा एपोप्लेक्सी का मतलब होता है एंगर एंड एक्साइटमेंट, गुस्सा और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा जो है आप हाइपर हो रखे हैं, ऐसी सिचुएशन को भी एपोप्लेक्सी बोला जा सकता है। तो जब सिनोनिम की बात करूंगा, तो जब मैं ऑप्शन की तरफ गया तो मुझे एंगर यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। रिलैक्सेशन का मतलब होता है आराम, रेस्ट, ठीक है। रैप्चर का मतलब होता है खुशी, रैप्चर का मतलब होता है खुशी, तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं हैप्पीनेस, हम लोग बोल सकते हैं जॉय, हम लोग बोल सकते हैं ब्लिस। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? रैप्चर के। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांति, तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं पीस, अपन बोल सकते हैं ट्रैंक्विल। तो ये सारे जो है इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कस्तूरी एक्ट्स एज ए लाइजन बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ। देखो ये जो वर्ड है लाइजन, इसका मतलब होता है कि आप एक जो है ब्रिज यानी पुल की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? पुल, ब्रिज। अब ब्रिज का अर्थ क्या होता है? ब्रिज का काम क्या होता है? सॉरी भाई, ये 2 पॉइंट्स है अपने पास, ठीक है। यहां पर आप बोलो कि यहां पर हमारे पास कौन है? पेशेंट्स है। यहां पर हमारे पास कौन है? पेशेंट्स हैं, रोगी हैं। यहां पर हमारे पास कौन है? स्टाफ है। इन दोनों को एक दूसरे से कौन जोड़ रहा है? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कौन स्टेब्लिश कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ब्रिज। उस ब्रिज को ही क्या बोला जाता है? लाइजन। मतलब वो व्यक्ति या वो आप बोल सकते हैं कि सिचुएशन जिसके थ्रू 2 चीज़ें आपस में कनेक्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइजियन।
तो इसके अंदर बोल रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग बताइए, तो ये स्पेलिंग तो बिल्कुल गलत है। LAISION ये भी गलत है, LIAISAN ये भी गलत है, LIAISSS ये भी गलत है, LIAISION ये बिल्कुल ठीक है, लिएजन, ठीक है, ये स्पेलिंग जो है बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरी एक्ट्स एज ए लिएजन बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ, कि कस्तूरी जो है, किसी महिला की बात हो रही है, वो रोगियों और स्टाफ के बीच में जो है लिएजन की तरह काम कर रही है, संयोजक की तरह काम कर रही है, दोनों को कनेक्ट कर रही है, दोनों को जोड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर, एंटोनिम बताना है दोस्तों। क्या बताना है? एंटोनिम, विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है, अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड आपको दिए रखा है मियागर, इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी, तो इसके लिए अपन वर्ड यूज कर सकते हैं स्कैर्स, अपन यूज कर सकते हैं स्पार्स, अपन यूज कर सकते हैं पोल्ट्री, अपन यूज कर सकते हैं स्कैंटी। इन सारे शब्दों का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज की कमी होना। तो मीगर के एंटोनिम क्या हो सकते हैं? किसी चीज की कमी, तो अपोजिट क्या हो गया कि कोई चीज हमारे पास क्या है? पर्याप्त है, या फिर क्या है? आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। तो यहां पर मीगर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबंडेंट, क्योंकि अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त, आवश्यकता से अधिक, प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट के कुछ और सिनोनिम्स आप लिख लो, काम आ जाएंगे आपके। प्लेंटीफुल बोल सकते हो, एडिक्वेट बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? बाउंटीफुल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। रेशियल क्या होता है दोस्तों? ये रेस एक वर्ड है हमारे पास, ये नाउन है। रेस का मतलब होता है प्रजाति या नस्ल। जैसे जो अफ्रीका में जो लोग रहते हैं काले लोग, उनको निग्रो बोलते हैं, तो वो एक रेस है। यूरोप के जो लोग हैं उनको यूरोपियंस बोलते हैं। हम एशिया में रहते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी, सो हम लोग क्या है? एशियन। तो ये हमारी नस्ल है, तो उसको रेस बोला जाता है। और रेस का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है रेशियल। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा वर्ड जो एल सफिक्स से एंड होगा वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और ये जो रेशियल है इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा नस्लीय। क्या मतलब हो जाएगा? नस्लीय, रिलेटेड टू रेस। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है इसका। रीजन से बना है रीजनल, ये भी ध्यान दीजिए। रीजन जो है वो नाउन है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, और इस रीजन नाउन से जो एडजेक्टिव बनाया एल सफिक्स के बाद में, सफिक्स होता है प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, तो रीजन के अंत में लगा एल सफिक्स, तो शब्द बना रीजनल। और रीजनल जो है वो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। इसका एक और अच्छा जो है सिनोनिम हो सकता है वो है लोकल। जैसे मैं शेखावाटी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, झुंझुनू से, तो मेरी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा क्या है? शेखावाटी, मारवाड़ी। मतलब जो किसी रीजन तक रेस्ट्रिक्टेड हो उसको बोला जाता है रीजनल, क्षेत्रीय। अगला वर्ड है स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आपको मैं बता देता हूं, डॉल्टिश। क्या ले सकते हैं? डॉल्टिश। और फुलिश तो आप जानते ही हैं, डल बोल दीजिए, डम्ब बोल दीजिए, ये सारे किसके सिनोनिम हो जाएंगे? स्टूपिड के सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आ गया हमारी स्क्रीन पर, कह रहा है सिनोनिम बताओ किसका? पोम्पस का। कह रहा है दी पॉलिटिशियंस पोम्पस रिटोरिक ड्यूरिंग द कैंपेन फेल्ड टू गार्नर मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, कि जो राजनेता था उसका पोम्पस रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब स्पीच होता है, रिटोरिक का मतलब क्या होता है? स्पीच, भाषण। गार्नर का मतलब होता है टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। गार्नर का मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, ठीक है। और पोम्पस का मतलब क्या होता है? पोम्पस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण। आडंबरपूर्ण मतलब कि एक तरीके से दिखावा करना, एक तरीके से दिखावा करना, शो ऑफ करना, उसको हम लोग बोलते हैं पोम्पस।
कि भी राजनेता था जो उसका भाषण बहुत ही आडंबर से भरा हुआ था जब वो कैंपेन कर रहा था। कैंपेन मतलब इलेक्शन से पहले जब आप वोट मांगने जाते हैं, जनता से मिलते हैं, तो वो उस तरीके उसको कैंपेन बोलते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा जो है आडंबरपूर्ण भाषण दिया जनता के बीच में कैंपेन के दौरान। फिर भी वो इकट्ठा नहीं कर पाया क्या, सपोर्ट, किससे, पब्लिक से। क्योंकि भी पब्लिक एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, 2 बार 3 बार, बार थोड़ी बनेगी। ठीक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग है। तो पॉम्पस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, बिनाइन का मतलब होता है दयालु। बिनाइन का तो मतलब क्या होता है? दयालु। तो काइंड आप बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं? कॉर्डियल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। डिप्लोमेटिक, ये कहाँ से बना है? डिप्लोमेसी से बना है। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी नाउन है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है दोस्तों कूटनीति, और डिप्लोमेटिक कूटनीति जो है उससे संबंधित डिप्लोमेसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। आईसी सफिक्स लगने से अंग्रेजी में एडजेक्टिव बनते हैं, विशेषण बनते हैं। तो डिप्लोमेटिक का मतलब हो जाएगा कूटनीतिय या कूटनीति से संबंधित। और कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है कि नफरत को कम करना, नफरत को कम करना। तो किसी चीज को कम करने के लिए अपन यहां पर बोल सकते हैं पैसिफाइंग, शांत करना। इसके लिए और सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉलिफाइंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अपीजिंग हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नफरत को या गुस्से को या किसी चीज के प्रभाव को कम करना, दैट इज नोन एज कॉन्सिलिएटरी। सो आवर आंसर इज सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का भी मतलब होता है आडंबर से भरा हुआ, दिखावे से भरा हुआ। सुपरसिलियस के लिए एक अच्छा वर्ड आपको बता देता हूं, ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज का भी मतलब होता है आडंबर से भरा हुआ, दिखावे से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 86, अगेन आपका पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया है। आपको इसको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में जोड़ना है। ट्रिक ऑलरेडी आपको पता ही है, कई बार आपको बता चुका हूं। प्रेपोजिशन से शुरू नहीं, इससे शुरू नहीं होगा। ऑफ अगेन एक प्रेपोजिशन है, इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा। रिवॉर्ड्स नाउन है, यहां से पॉसिबिलिटी है शुरू होने की। ये कंजंक्शन है, यहां से शुरू नहीं होगा। सीधा आंसर तक पहुंच गए। ये ट्रिक्स मैं आपको बताता ही इसीलिए हूं कि आप एग्जाम में टाइम अपना वेस्ट ना करें। क्योंकि देखिए, जब भी सेंटेंस बनेगा तो बेसिक जो स्केलेटन है वो तो यही रहना है हमेशा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के दर्शन होने चाहिए। तो प्रेपोजिशन से कैसे शुरू कर देंगे, कंजंक्शन से कैसे। सी से कोई नजर आ रहा है क्या? 2 ऑप्शन है, तो भाई इन दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका होमवर्क शुरू हो गया है, काम। सी से शुरू करेंगे कि रिवॉर्ड्स आर गिवन। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई अच्छा काम किया, अब उसके लिए आपको हम पुरस्कार दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड्स आर गिवन, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो सी से शुरुआत हो गई। अब ए आए कि बी। बी बोल रहा है ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, और ए बोल रहा है इन ए अकॉर्डेंस विथ हायरार्किकल स्टेटस। तो यहां पर रिवॉर्ड्स आर गिवन इन एन अकॉर्डेंस विद हायरार्किकल स्टेटस and are not related to the economic value of the services rendered, यानी सी होगा। अब इसको समझिए सी क्यों होगा, कि ये कह रहा है कि रिवॉर्ड्स आर गिवन, कि पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, ए इन ए अकॉर्डेंस विद हायरार्किकल स्टेटस, हायरार्की के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। हायरार्की मतलब कि भाई जैसे फौज में सबसे नीचे कौन है? लेफ्टिनेंट, ये अधिकारी है। लेफ्टिनेंट के ऊपर कौन है? कैप्टन है। कैप्टन के ऊपर कौन है? मेजर है। मेजर के ऊपर कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कौन है? कर्नल है। इस तरीके से, तो दैट इज नोन एज हायरार्की, कि भाई छोटे से बड़े की ओर। ये एक वंशानुगत जो क्रम होता है उसको हायरार्की बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, वो दिए जाते हैं हायरार्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद हायरार्किकल स्टेटस एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। और उनका रिवॉर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है कि आपने आर्थिक आधार पर कितना अच्छा किया है या कितना बढ़िया किया है। ठीक है, तो अगर किसी उच्च पद के व्यक्ति ने जो है कोई अच्छा काम किया है किसी नीचे पद वाले व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में, तो नीचे पद वाले ने भले ही बहुत अच्छा किया हो, लेकिन उससे पहले किसका नंबर आएगा? बड़े वाले अधिकारी का आएगा, क्योंकि वो पद में क्या है? ऊपर है। तो ये जो है इसके माध्यम से बताया गया है। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि आपको जो है पैराफ्रेज, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट पैराफ्रेजेस द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। अब देखो ये क्वेश्चन जब मैंने देखा है तो मतलब मैं एग्जामिनर के बारे में सोच रहा हूं कि भाई इतना इजी क्वेश्चन आप कैसे दे सकते हो एग्जाम में। पॉजिटिव डिग्री के लिए बोला है और एक शब्द है पैराफ्रेज। पहले तो पैराफ्रेज समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि यार ये पैराफ्रेज है क्या। देखो पैराफ्रेज बोलते हैं दोस्तों शब्दांतरण, शब्दांतरण और या फिर अपन बोल सकते हैं भावानुवाद। इसका अर्थ क्या होता है? आपने हिंदी अनुवाद तो सुना होगा। हिंदी अनुवाद क्या होता है दोस्तों? अंग्रेजी का एक सेंटेंस है मेरे पास, अब उसको मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसका हिंदी अर्थ निकाला हूँ, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। बट व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आप शब्दों को बदल रहे हैं, शब्दों को बदल के चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपने अर्थ को परिवर्तित कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। भावानुवाद, भाव का अनुवाद होगा, ठीक है। शब्दों को आप चेंज करेंगे, भाव जो है वो उसका अनुवाद हो रहा है, लेकिन आप जो उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। तो यहां पर आपको कह रहा है कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, शी इज द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास। यहां पर जो एडजेक्टिव डल है उसकी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है। डल का मतलब होता है मूर्ख, फुलिश। अभी अभी सिनोनिम लिखा था ना स्टूपिड का, डल यानी मूर्ख। तो कह रहा है कि वो कक्षा में सबसे मूर्ख बालिका है, शी की बात हो रही है। अब कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री ले और इसी बात को दोबारा बोल दो। पॉजिटिव डिग्री ले लो, यहां तो सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ठीक है। ये उसके पहले आर्टिकल द, ये डल जो है ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है बेटा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? डलर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? दी डलेस्ट। ये इस तरीके से कहानी चलेगी। तो ये कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री लेके और यही बात वापस से कह दो कि वो क्लास की सबसे मूर्ख बालिका है। तो पॉजिटिव डिग्री लगानी है। देखो यहां कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहां कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, यहां फिर सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, यहां पॉजिटिव डिग्री लगी हुई है, यहां कंपैरेटिव। तो एक ही जगह तो लगी हुई है पॉजिटिव डिग्री। तो अगर कोई बालक इतना भी दिमाग लगा लेता है कि यार पॉजिटिव डिग्री तो एक ही जगह लगी हुई है, तो भी वो आंसर तक तो पहुंच जाएगा, मतलब आंसर तो वो कर लेगा। उसको कॉन्सेप्ट रूल आता है नहीं आता है, ठीक है, वो अपने स्मार्टनेस से आंसर तक तो पहुंच गया। लेकिन अब अपन इसको समझ लेते हैं कि यार अगर इसका पूरा इसका सिस्टम देखा जाए तो क्या है। तो जब हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि नो अदर का यूज करके भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। नो अदर का यूज करके भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन नो अदर के बाद में पॉजिटिव डिग्री आती है। याद करो क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, कि डिग्रीज को इंटरचेंज करके कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो काम तो तुलना का करेंगे, लेकिन डिग्री कौन सी यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। तो वही तो है यहाँ पे कि नो अदर चाइल्ड, कि कोई भी दूसरा बालक कक्षा में उतना डल नहीं है जितना कि वो बालिका है। कोई भी दूसरा बालक उतना मूर्ख नहीं है जितनी कि वो बालिका है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही तो हो गया ना कि वो बालिका जो है वो कक्षा में सबसे ज्यादा मूर्ख है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको अपन ने पैराफ्रेज कर दिया। तो सी जो है बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला आपको एंटोनिम बताना है फुलफिल का। किसका एंटोनिम बताना है? फुलफिल का एंटोनिम बताना है। कह रहा है वेल्दियर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल द कमिटमेंट मेड इन द पेरिस एग्रीमेंट टू प्रोवाइड $100 बिलियन अ ईयर इन इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। पेरिस में कोई समझौता हुआ था, उसमें जितने भी धनी देश हैं उन्होंने वहाँ पे एक एग्रीमेंट पे साइन किया था कि हर साल क्लाइमेट यानी जो जलवायु है उसको ठीक करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए जो धनवान देश हैं वो बाध्य हैं, ऑब्लिगेटेड मतलब कि भी कानूनी रूप से कोई एग्रीमेंट के थ्रू बाध्य हैं कि वो हर साल जो है कितने पैसे देंगे? $100 बिलियन देंगे जलवायु के सुधार के लिए। तो हमें जो है फुलफिल का एंटोनिम यहाँ पर इसने पूछ लिया, विलोम शब्द। ये कह रहा है कि भाई आप जो है फुलफिल का क्या बता दो? एंटोनिम बता दो।
तो दोस्तों ये जो शब्द है फुलफिल, इसका मीनिंग है क्या? इसका मीनिंग होता है टू कंप्लीट समथिंग, टू कंप्लीट एनी डिजायर, टू कंप्लीट एनी डिजायर। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि किसी कार्य या फिर इच्छा को, किसी कार्य या फिर इच्छा को पूरा करना, किसी कार्य या इच्छा को पूरा करना, दैट इज नोन एज फुलफिल। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? तो अपोजिट हो जाएगा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है किसी बात को पूरा न करना, किसी बात को पूरा न करना, या फिर किसी बात का उल्लंघन करना, किसी नियम या बात का, किसी बात अथवा नियम का उल्लंघन करना, ये ब्रीच का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर एंटोनिम की अगर बात करें तो हमारा आंसर जो है वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है कमजोर, वीक बोल सकते हैं। और कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को सीमित करना, टू लिमिट समथिंग, किसी चीज को सीमित कर देना, टू लिमिट समथिंग, दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रेन। और निगेट का मतलब होता है किसी की बात को नकारना, टू डिनाय समथिंग, टू डिनाय समथिंग, किसी की बात को नकारना, किसी चीज की सत्यता को नकारना, दैट इज नोन एज निगेट। तो सी जो है वो हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। आपको कह रहा है ईडियम एक है, उसका आप बताइए। कह रहा है ब्रेव पीपल नेवर हाइड व्हेन ए सिचुएशन बिकम्स सीरियस, कि जो बहादुर लोग हैं वो कभी छुपते नहीं जब परिस्थिति क्या हो जाती है? गंभीर हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि इस सेंटेंस को या इस स्टेटमेंट को कि व्हेन ए सिचुएशन बिकम्स सीरियस, कि जब सिचुएशन सीरियस हो जाती है तो उसके लिए कौन सा ईडियम आ सकता है? तो व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, बीट द क्लॉक, गो बेली अप, टर्न द कॉर्नर, कौन सा ईडियम हो सकता है? तो सभी ईडियम्स के मीनिंग देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू गेट पास्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन, टू गेट पास्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इम्प्रूव। टर्न दी कॉर्नर का मतलब होता है कि आपने जो कठिन परिस्थिति थी या जो कठिन समय था उसको झेल लिया और अब धीरे धीरे परिस्थितियां क्या कर रही हैं? सुधार में आ रही हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है। दैट इज नोन एज टर्न दी कॉर्नर। गो बेली अप का मतलब होता है टू कंप्लीटली फेल, पूर्ण रूप से असफल हो जाना, दैट इज नोन एज गो बेली अप। बीट द क्लॉक का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग क्विकली और बिफोर टाइम, किसी चीज को आपने बहुत जल्दी या समय से पहले, एक नियत समय से पहले कर दिया हो, तो डेट इज नोन एज बीट द क्लॉक। तो आपका आंसर हो गया है दोस्तों यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, कि जब क्रंच सिचुएशन आ जाती है, इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ जाती है, सीरियस सिचुएशन आ जाती है, तो बहादुर लोग जो है वो कभी छुपते नहीं, उस समय वो जो है सीना तान के समस्या के सामने खड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं दोस्तों। आपको दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमें ये जो सेंटेंस दिया है ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसको हमें किस में लिखना है? एक्टिव वॉइस में लिखना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इज टॉट, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे अपन। देखो जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो जब आप प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज एम आर। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेन वर्ब होता है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाई के साथ आपका आगे कौन होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये है पैसिव। तो जब आप एक्टिव में जाएंगे तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यहीं से इसको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेकंड फॉर्म, तो ये आंसर नहीं होगा।
यहाँ पे आपको विल टीच दिया हुआ है, फ्यूचर सिंपल, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ आपको टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, यही आंसर होगा, क्योंकि डी में आपको इज टीचिंग दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आप सीधे कौन से ऑप्शन तक पहुंच गए? ऑप्शन सी तक। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब ये पैसिव में जाएगा प्रेजेंट सिंपल तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म थी इसमें, मतलब ये पैसिव है, एक्टिव कहाँ है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि आप अंडरलाइन सेंटेंस को इंप्रूव करिए कि क्या ये ठीक है। कह रहा है अभिलाषा वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन इथनिक अपैरल, कि अभिलाषा जो है वो बड़ी खूबसूरत लगती अगर वो इथनिक का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, जैसे भारत के ट्रेडिशनल कपड़े क्या हैं? साड़ी, सलवार सूट, ये। तो कह रहा है कि अभिलाषा अगर जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती तो वो बड़ी खूबसूरत नजर आती। तो वुड हैव बीन लुक्ड। देखो एक चीज यहाँ पर समझिए, जब भी हम लोग इमेजिनेशन से संबंधित बातें करते हैं, कल्पनाओं से संबंधित कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो उन सेंटेंसेस में हम लोग जो है मेनली पास्ट परफेक्ट की तरफ जाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में भी एक जो स्ट्रक्चर काफ़ी पॉपुलर है वो है मॉडल परफेक्ट। कौन सा स्ट्रक्चर है? मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट का मतलब हो गया कि कोई भी मॉडल, फिर उसके बाद में हैव, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये कह रहा है कि अभिलाषा अगर जो है एथनिक कपड़े पहनती तो वो गॉर्जियस लगी होती। तो ये इमेजिन ही कर रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप इमेजिन कर रहे हैं जो नहीं हुई है, उसमें मेनली मॉडल परफेक्ट के साथ जाते हैं, जिसमें मॉडल होता है, फिर हैव होता है, फिर थर्ड फॉर्म। अब यहाँ बीन लगा रखा है, बीन का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ वॉज लुक्ड, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉडल नहीं है, यहाँ मॉडल नहीं है, मॉडल यहाँ है और यहाँ है, तो वुड भी लुक्ड नहीं होगा, मॉडल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मॉडल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म बी में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। जब भी आपको इमेजिनरी बात करनी हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात करनी हो, तो पास्ट परफेक्ट में मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज होता है, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, याद रखो आगे से। तो ये बन जाएगा अभिलाषा वुड हैव लुक्ड गॉर्जियस इन एथनिक अपैरल, कि अभिलाषा जो है बड़ी खूबसूरत लगी होती एथनिक अपैरल में, लगी होती, पहना ही नहीं है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल है, इमेजिन कर रहा है, तो जो है बी ठीक हो गया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सेंटेंस को 4 भागों में स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट कर दिया है मतलब तोड़ दिया है। तो कह रहा है बताओ कि कौन से पार्ट में एरर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कह रहा है वरुण इज एन ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आर ब्लैक आइस क्लब, कि वरुण अपने ब्लैक आइस क्लब का सबसे पुराना सदस्य है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओल्डेस्ट। हमने पढ़ा था एडजेक्टिव में ओल्ड पुराना, इसका कंपैरेटिव ओल्डर और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट। फिर आपको ये भी बताया था कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? बोलो प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर आर्टिकल द आता है, तो भाई एन क्यों लगा दिया? द लगा दो ना, तो द लगा दो। तो आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कर दिया होगा आपने। चलो भाई आगे बढ़ो। फर्टिव का बताना है सिनोनिम। फर्टिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों रहस्यमयी। क्या होता है? रहस्यमयी। तो इसके जो सिनोनिम है वो क्या है? सीक्रेटिव, और क्या बोल सकते हैं? मिस्टीरियस, और क्या बोल सकते हैं? क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। तो आंसर तक पहुंच गए? जी हाँ पहुंच गए। क्लैंडेस्टाइन इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्सील एक वर्ब है। कॉन्सील का मतलब होता है टू हाइड, हिंदी में इसका मतलब होता है छुपाना। ठीक है, और कोवर्टली जो है ये भी रहस्य से संबंधित है, एडवर्ब है। सीक्रेटली एडवर्ब जो है इसका मीनिंग हो जाएगा कोवर्टली का रहस्यमयी तरीके से। क्या मीनिंग हो जाएगा? रहस्यमयी तरीके से। सीक्रेटली कोई काम किया है उसके लिए आता है। ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है सुस्पष्ट, जो साफ साफ नजर आए, साफ साफ दिखे। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं ओपन, अपन बोल सकते हैं ब्लेटेंट, और अपन बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट,
और अपन बोल सकते हैं क्लियर। तो ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम हो सकते हैं। एक अच्छा वर्ड और क्या बोल सकते हैं इसके लिए, एपेरेंट। ये ओवर्ट के सिनोनिम्स हो गए। इसका मतलब होता है जो चीज़ साफ साफ नजर आ रही है, सुस्पष्ट। चलो भाई आगे, फंडामेंटल का एंटोनिम बताना है। फंडामेंटल का मतलब होता है एक तो बेसिक यानी कि मूलभूत, और फंडामेंटल का एक और मीनिंग होता है जो चीज़ हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो चीज़ हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट है। जो चीज़ हमारे लिए क्या है, क्रूशियल है। जो चीज़ हमारे लिए क्या है, पाइवोटल है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो गए। विलोम शब्द बताना है तो सिग्निफिकेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। मतलब जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो महत्वहीन है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उदासीन, जो किसी भी तरफ नहीं है, न इस पार न उस पार, बीच में, तटस्थ। एक अच्छा वर्ड क्या है हिंदी में, तटस्थ। तो इसके लिए इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, अनबायस्ड। एक अच्छा वर्ड क्या है, अनबायस्ड। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। और इंडिस्पेंसेबल जो है, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि भाई जो चीज़, सेबल का मतलब हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिस्पेंसेबल का मतलब हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला जो है हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स का। कह रहा है इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। कि जो जानवर हैं उनके लिए भी अपने प्रियजनों को या अपने परिवार के सदस्यों को खोना बड़ा दुखदायी होता है, और वो भी उससे डील नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वर्ड क्या है, होमोफोन। तो अब ये होमोफोन क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो होमोफोन वो होते हैं जिनका साउंड या प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसा होता है, सिमिलर, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग है वो कैसा होता है, अलग होता है। स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है, साउंड जो है वो उनका सेम होता है। तो यहाँ पर सबका इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही है, बैर, वेर, वेर, बैर। ठीक है, तो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही वर्ड लगाना है। तो बोल रहा है इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट, कि जो जानवर होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होती है टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों के दुख को झेलना। तो देखो वेयर का मतलब तो क्या होता है, कहाँ। बेयर का मतलब होता है विदाउट एनीथिंग, बिना किसी चीज के। वेयर का मतलब होता है पहनना, और बेयर का मतलब होता है टू टॉलरेट। बेयर का मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट, मतलब सहन करना। टू टॉलरेट, सहन करना। तो यहाँ पर यही होगा आंसर कि जानवरों के लिए भी मुश्किल होता है टॉलरेट करना, झेलना अपने प्रियजनों का जो कमी, या उनकी जो मृत्यु अगर हो जाती है या वो छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी जो कमी है उसको झेलना उनके लिए भी बेहद मुश्किल होता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट है। चलिए तो फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। क्लोज टेस्ट का जो तरीका है सॉल्व करने का वो क्या है, इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे। पास्ट में है अगर तो ज़्यादातर जो वर्ड्स है वो पास्ट के होंगे। पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है क्लोज टेस्ट तो पॉजिटिव वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो नेगेटिव वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। चलिए कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ डैश, कि जो बेरोज़गारी है वो उत्पन्न होती है अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीज़ों से। A long war is one such cause as it leads to the disorganization of industry and throws the economy completely out of gear। और बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा, या बोल सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट कारण क्या हो सकता है, युद्ध। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाती है, और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने से धन की कमी हो जाती है, धन की कमी होने से नौकरियों की, रोज़गार की कमी हो जाती है।
दिस इज अ सीरियस डैश एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, कि इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि ये बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो उपाय है वो जो है करना बहुत मुश्किल है। कह रहा है अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोज अ मार्क्ड डिमिनिशन इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट सच एज कॉटन, फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मील्स। दूसरा ये बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी होने की वजह से, इसने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई कॉटन मिल है तो वहाँ पर अब बेरोज़गारी हो गई है तो कम व्यक्ति काम करेंगे, कम व्यक्ति काम करेंगे तो वहाँ पर कम लोग जो है वो कपास वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है कपड़े बनाने के लिए वो कम हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे भी आएगा। आगे कह रहा है वी मे कॉल दिस कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट्स, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार जो है फसल अच्छी नहीं हुई है, खेती अच्छी नहीं हुई है, प्रोडक्शन ही कम हुआ है, तो कम रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचेगा तो कम प्रोडक्शन होगा, और कई बार इसका जिम्मेदार अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, बेरोजगारी भी होती है। आगे कह रहा है सिमिलर बट मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी विच डज मोर वर्क एंड रिक्वायर डैश हैंड्स। एक और गंभीर कारण ये भी है बेरोजगारी के साथ साथ कि भाई आजकल डे बाय डे बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, तो मशीन्स आने की वजह से क्या हो गया है कि लोगों की ज़रूरत कम है काम करने वालों की, तो ये भी एक बेरोज़गारी का बड़ा कारण है कि मशीनें आ गई है, काम करने वाले जो लोग हैं वो उनकी ज़रूरत कम है, कम लोग हमें चाहिए काम करने वाले में क्योंकि ज़्यादा काम मशीनें कर लेती है। येट अनदर कॉज इज स्ट्राइक और लॉकआउट एंड दिस इज ऑल द मोर डेप्लोरेबल बिकॉज such a stoppage is sometimes due to a very trivial matter, perhaps the fact that men are working half an hour longer than what their union permits। दूसरा एक कारण ये भी है प्रोडक्शन में कमी का कि कई बार हड़ताल हो जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है और उनके कारण बड़े तुच्छ रहते हैं। क्या कि भाई जैसे फैक्ट्री जो है वो 6 बजे बंद होनी चाहिए, लेकिन कई बार जो मज़दूर है, वर्कर्स है, वो 6:30 बजे तक काम कर लेते हैं, तो उनका लीडर, यूनियन लीडर ये कह के हड़ताल कर देता है कि आधे घंटे इन्होंने ज़्यादा काम कर लिया। तो ये मतलब बहुत ही एक बचकानी सी बात है, उसके लिए आपने जो है हड़ताल कर दी, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा पैसेज है। तो पहला है कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज फ्रॉम ए वैरायटी, कि जो बेरोज़गारी है उसका कारण जो है वो क्या है, बहुत अलग अलग चीज़ों से वो उत्पन्न होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ कॉजेज, कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत ही विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है। आगे क्या कह रहा है, और ए लॉन्ग वॉर इज़ वन सच कॉज एंड इट लीड्स टू द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रोज द इकोनॉमी कम्प्लीटली आउट ऑफ गियर। दिस इज़ अ सीरियस, ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये गंभीर समस्या है बेरोज़गारी। आगे कह रहा है दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एडमिटिंग ऑफ नो ईजी सोल्यूशन, कि एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है और इसका कोई आसान हमारे पास हल या उपाय नहीं है। फिर आगे एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स अगेन देर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोज अ मार्क डिमिनिशन इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट्स। किस चीज़ के अंदर कमी आती है, रॉ मटेरियल की मात्रा में कमी आती है, तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी में कमी आ जाती है और उसकी वजह से फिर क्या होता है, fewer hands are required in the meals. We may call this cause of bad harvest. Similarly, but more serious is the effect of changes in industry due to the invention of machinery which does more work and require fewer hands। कि मशीन आने की वजह से हमें कम हाथों की ज़रूरत है, कम हाथों की मतलब कम मजदूरों की ज़रूरत है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अपने क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए इंग्लिश सेक्शन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आई है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।